यूपी विधानसभा में मानसून सत्र का दूसरा दिन काफी हंगामेदार रहा। आपसी खींचतान, बयानबाजी का दौर जारी रहा। सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष के बहाने एक बार फिर से निशाना साधा। सीएम योगी ने शिवपाल पर गच्चा वाला वार किया और कहा कि अखिलेश ने एक बार फिर से चाचा को गच्चा दे दिया, यानी चाचा के बहाने भतीजे अखिलेश पर निशाना साधा। गच्चा वाले बयान पर शिवपाल ने भी पलटवार किया और कहा कि हमने गच्चा नहीं दिया, हम समाजवादी लोग हैं। वहीं यूपी में एंटी लव जिहाद कानून अब और सख्त कर दिया गया है। यूपी विधानसभा में संशोधन विधेयक आज पास हो गया। अब लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर ताउम्र की जेल होगी। फंडिंग से धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा है। सजा के साथ 10 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगेगा। हालांकि इस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा और इसे बीजेपी के हिंदू मुस्लिम वाली साजिश बताया। इसी पर करेंगे डिबेट, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। योगी का गच्चा वाला बयान, एसपी पे मचा घमासान। चयन के लिए मैं आपको बधाई देता हूं। ठीक है, अलग विषय है कि आपने चचा को गच्चा दे ही दिया। चचा बेचारा हमेशा ही ऐसे ही मार खाता है, उनकी नियति ही ऐसी है, क्योंकि भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। हमें गच्चा नहीं मिला है, पांडे जी बहुत सीनियर है, बहुत सीनियर है और हम लोग देखिए समाजवादी हैं। 3 वर्ष में आपके संपर्क में रहे तो गच्चा तो आपने भी दिया। योगी के निशाने पर अखिलेश शिवपाल, सदन में बवाल। कहा कि चाचा को धक्का गच्चा देते हैं। नहीं, मैंने धोखा नहीं दिया, उन्होंने दिल्ली को धोखा दिया है। एक चाचा को गच्चा दे दिया सर, चाचा को गच्चा दे दिया कह रहे योगी। उन्होंने दिल्ली को गच्चा दिया। लव जिहाद पर अब उम्र कैद, जारी सियासी अटैक। इसमें सभी को सहायता करनी चाहिए, सभी को सहयोग करना चाहिए। किसी की बेटियों के साथ में, किसी की बहनों के साथ में इस तरह के दुर्व्यवहार किया जा रहा है। उनको प्रेम जाल में फंसाकर किसी न किसी रूप से उनका धर्मांतरण किया जा रहा है। लव जिहाद पर ऐलान, अखिलेश बोले फिर हिंदू मुसलमान। वो यही चाहते हैं कि हिंदू मुसलमान का झगड़ा रहे, इसी तरह की विवादों में उलझे रहें। योगी की बड़ी चुनौती, लड़के अब नहीं कर सकते गलती। महिला संबंधी अपराध में ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं, ये उस पीढ़ी का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पीढ़ी ने कहा था, जिसने कहा था कि लड़के हैं गलती कर देते हैं। हर थाने में, जो प्रदेश के अंदर 1585 थाने हैं, इन 1585 थानों में महिला हेल्प डेस्क अलग से बना करके एक व्यवस्था बनाई। और चर्चा के लिए गेस्ट पैनल हमारे साथ जुड़ चुका है। राजेश चौधरी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। अशोक यादव जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता। इसके अलावा कांग्रेस प्रवक्ता सचिन रावत जी हमारे बीच में हैं। आरएलडी से अनिल दुबे जी हमारे बीच में हैं। रतिभान त्रिपाठी जी वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत कर रहे हैं और सबसे पहले सवाल राजेश चौधरी जी आपसे। आज विधानसभा के भीतर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कहा और बीजेपी भी यही कह रही है कि भतीजे ने चाचा को गच्चा दे दिया, लेकिन इस पर अखिलेश यादव ने जवाब दिया और कहा कि हमने नहीं, आपने दिल्ली को गच्चा दिया। देखिए, ये तो कड़वी सच्चाई है। कौन सी वाली? फर्स्ट हाफ या सेकंड हाफ? चाचा बार बार गच्चा खाते रहे। समाजवादी पार्टी में चाचा का एक संघर्ष का इतिहास है। मुलायम सिंह यादव जी के साथ उन्होंने बहुत मेहनत की, गांव गांव घूमे और पार्टी को मजबूत किया। और जब उनको नेतृत्व करने का मौका आता है तो भतीजा बार बार उनको गच्चा दे देता है। इसमें कोई संदेह नहीं। पूरी दुनिया ने देखा है किस तरह से चाचा को पहले तो सरकार से ही बर्खास्त कर दिया था जिस समय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। तो बार बार चाचा गच्चा खाते जा रहे हैं, पर बेचारों की मजबूरी है, कर कुछ सकते नहीं है। ताज तो सौंप करके चले गए थे मुलायम सिंह यादव जी, तो चाचा के साथ गच्चा हो रहा है, इसमें कोई संदेह नहीं है। अशोक यादव जी, कौन किसको गच्चा दे रहा है? आपका ऑडियो शायद म्यूट है। जी जी बोलिए। डिप्टी सीएम जो
हैं केशव मौर्य और ब्रजेश पाठक जी, योगी जी को गच्चा देने में लगे हुए हैं। योगी जी, मोदी जी और शाह जी को गच्चा देने में लगे हुए हैं। मोदी जी और शाह जी मिलकर आरएसएस को गच्चा देने में लगे हुए हैं। तो पूरा एक असेंडिंग ऑर्डर में सिस्टमेटिक ढंग से हायरार्कियल लेवल पे गच्चा देने का एक राष्ट्रीय कार्यक्रम चल रहा है इन लोगों में। और दूसरा बात, जनता ने जब इनको 2024 में आस्था जी, काशी की जनता ने मोदी जी को गच्चा दे दिया, अयोध्या की जनता ने गच्चा देने काम के लल्लू सिंह को, इसी तरह से नासिक, रामेश्वर, रामटेक, हर जगह से इनको गच्चा देने का काम हिंदुस्तान की जनता ने दिया। क्योंकि जनता इसलिए इनको गच्चा दी 2024 में आस्था जी, क्योंकि ये लगातार 2014 से लेकर आज तक देश को मूर्ख बनाने के अलावा, झूठ बोलने के अलावा और गच्चा देने के अलावा कोई काम ही नहीं किया इन लोगों ने। तो एक पूरा कार्यक्रम इनका गच्चा देने का ही चल रहा है। इसलिए माननीय योगी जी के मुंह में इस तरह गच्चा शब्द आ रहा है बार। और लेकिन उनको ये नहीं पता है, उन्हीं के सरकार में बैठे ओम प्रकाश राजभर जी जैसे लोग, बेदी राम जैसे लोग, जो कि पेपर लीक माफिया कहे जाते हैं, ये लोग हमारे प्रदेश के छात्रों के भविष्य को भी गच्चा दे रहे हैं आस्था जी। ये सबसे बड़ा सवालिया निशान है कि ये सरकार जनता को गच्चा दे रही है, और जनता जब जब अवसर पाएगी आस्था जी, इन लोगों को भी गच्चा दे रही है और देने का काम भी करेगी 2027। चलिए, ये गच्चा पॉलिटिक्स आज काफी हाई है। अब ये तो यूपी विधानसभा की बात रही। सचिन जी, लोकसभा की बात करें तो यहां आज राहुल गांधी का बहुत आर पार हो गया। अखिलेश यादव, अनुराग ठाकुर, राहुल गांधी, अनुराग ठाकुर, दोनों के बीच में अलग अलग मुद्दों को लेकर जो है वो जबरदस्त और तीखी नोकझोंक हमें देखने को मिली। मुद्दा यहां पर जातिगत जनगणना बना। राहुल गांधी ने कहा कि इसी सदन से पास करके दिखाएंगे। पीछे से आवाज आई, किसी सांसद ने कहा कि फिर जाति तो आपको भी बतानी होगी। उसे लेके जबरदस्त तरीके से हंगामा देखने को मिला। अब जातिगत जनगणना, इसे बीजेपी कहती है कि ये आप वोट पाने के लिए गच्चा देते हैं जनता को। देखिए आस्था जी, क्या जाति जनगणना नहीं हटाइए जरा, मैं कराता हूं। ये प्रदेश की जनता, देश की जनता जानती है। प्रदेश की जनता और देश की जनता जानती है कि जाति जनगणना से हर चीज स्पष्ट हो जाएगी। जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी। हम लोग लगातार जाति जनगणना की मांग कर रहे हैं, सरकार से भी आग्रह कर रहे हैं। लेकिन आज अनुराग ठाकुर ने जिस तरह से जाति पूछने का काम किया, हर उस व्यक्ति की जाति, जो व्यक्ति दलित है, शोषित है, पिछड़ा है, वंचित है, क्या उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए? अब जातिगत जनगणना होगी सचिन जी, जातिगत जनगणना होगी तो जाति तो देश के फिर हर नागरिक से पूछी जाएगी ना। पार्टी सिर्फ और बिल्कुल मैं तो कहना चाहता हूं कि जाति जनगणना में पिछड़ों का, दलितों का, अल्पसंख्यकों का, सबका हक होना चाहिए। लेकिन क्या है, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, वो उस संविधान को, उस मानववाद को लागू करना चाहता है, संविधान को खत्म करके, जिसमें जाति व्यवस्था को हमेशा निचले स्तर पर रखा गया है। इसका उदाहरण है, इसका उदाहरण इनके लोकसभा चुनाव लड़ रहे थे लल्लू सिंह ने किया। इसका उदाहरण है जो मेरठ से राम गोविल जीत के। तो मैं कहना चाहता हूं कि ये जो चीजें हैं, ये भारतीय जनता पार्टी इसको पूरी तरह प्रोपेगेंडा जारी करती है। लेकिन जाति जनगणना हो की रहेगी, यह कांग्रेस पार्टी ने स्पष्ट कर दिया है। हम लोग इसके लिए सदन में भी लड़ाई लड़ेंगे, हम लोग इसके लिए सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे, क्योंकि निश्चित तौर पे हर बार दलितों का हक मारा जाएगा, पिछड़ों का हक मारा जाएगा, वंचितों का हक मारा जाएगा, शोषितों का हक मारा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी हमेशा ही सिर्फ और सिर्फ एक विशेष जाति के वर्ग के लोगों को तवज्जो देती है। आपने इस व्यवस्था में भी देखा। लेकिन आपने देखा होगा कि योगी सरकार में जब हमारे प्रदेश से जो सेंट्रल में मिनिस्टर है अनुप्रिया पटेल जी ने उसमें चिट्ठी लिखी सरकार को कि ओबीसी में जो जाति जनगणना की जो चीजें हैं, ओबीसी को उनका हक नहीं मिल पा रहा, अधिकार नहीं मिल पा रहा है। सवाल किया गया, केशव प्रसाद मौर्य जी को भी चिट्ठी लिखनी पड़ी कि ओबीसी जो है वो ओबीसी में कितने परसेंट है, जो किस किस विभागों में। तो आज सरकार के मंत्री ही खुद जाति के लिए ये सवाल कर रहे हैं। हम लोग तो वाजिब सवाल कर रहे हैं, जाति जनगणना तो होनी चाहिए। एक बार फिर से, क्योंकि गच्चा पॉलिटिक्स जो है वो काफी चर्चा में है, काफी हाई है। अनिल दुबे जी, कौन किसे गच्चा दे रहा है? भतीजा हमेशा भयभीत रहता है। चाचा कह रहे हैं कि गच्चा तो आपने दिया है, चाचा को फिर से भतीजे ने गच्चा दे दिया। तो ये जो चल रहा है समाजवादी पार्टी के भीतर, और इस तरह भी बीजेपी निशाने पर ले रही है कि आप पीडीए की बात कर रहे थे, जातिगत जनगणना की बात कर रहे थे, और माता प्रसाद पांडे को किस तरीके से वहां पर ऑपोजिशन लीडर बनाया गया। देखिए आस्था जी, अब गच्चा किसने किसको दिया, अब
माननीय शिवपाल जी ने कहा कि आपने 3 साल हम आपके संपर्क में रहे, आपने गच्चा दे दिया। अब उन्होंने उनको कहा कि गच्चा दे दिया, तो ये दोनों लोग स्पष्ट करें ना कि काहे का, किस बात का गच्चा दिया, क्या ये 3 साल तक संपर्क में थे, क्या बात चल रही थी। अब ये तो वही बता पाएंगे, हम लोग तो केवल यहाँ पर कल्पना कर सकते हैं कि उनके बीच में क्या वार्ता चल रही थी, किसने किसको गच्चा दिया। अब वो माननीय मुख्यमंत्री जी को वो कहें कि आपने दिल्ली को गच्चा दे दिया, तो इस तरह ये विषय नहीं है। सदन बुलाया गया है, सदन में आप चर्चा करिए, उत्तर प्रदेश के बजट पर चर्चा करिए, उत्तर प्रदेश में किसानों की, नौजवानों की समस्याओं पर चर्चा करिए। जिसके लिए सदन में आप आए हैं उस विषय पर चर्चा होनी चाहिए कि किन लोगों को, किसानों की क्या समस्याएं हैं, नौजवानों की क्या समस्याएं हैं, कानून व्यवस्था पे क्या समस्या। अगर इस बात की विपक्ष चर्चा करे तो ये अच्छी बात है, लेकिन उस पर वो चर्चा नहीं करना चाहते, इधर उधर भागना चाहते हो। आपने कुछ किया तो है नहीं, आप उस पर आइए। सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार ने कुछ काम किए हैं, केंद्र सरकार ने काम किए हैं नौजवानों के। आप ये कह रहे हैं कि मुद्दों की बात होनी चाहिए और मुद्दे उठाने चाहिए, जनता के मुद्दों की बात होनी चाहिए, तो फिर जनता के मुद्दों को सही समय मिलना चाहिए हाउस के अंदर। प्रतिभान और गच्चा शब्द तो जो गच्चा तो जो किसने किसको दिया वही स्पष्ट कर सकता है। ठीक है प्रतिभान जी, किसने किसको दिया गच्चा? यूपी से दिल्ली तक ना, अभी जहां भी दुबे जी ने छोड़ा कि किसने किसको गच्चा दिया ये वो जानते होंगे। शिवपाल जी जानते होंगे कि भाजपा ने उनको गच्चा क्यों दिया, या वो झांसे, भाजपा के झांसे में रहे क्यों, अगर वो महसूस करें उन्हें गच्चा मिला, और उनके भतीजे ने गच्चा क्यों दिया, इस बात को भी वो जानते होंगे। ये एक हंसी मजाक का और थोड़ी देर के लिए हास परिहास के लिए अच्छा विषय हो सकता था, लेकिन गंभीर बात यह है उत्तर प्रदेश विधानसभा का जब एक सदन बुलाया गया है तो उसमें गंभीर बहस के लिए जगह है। उसमें ये होना चाहिए कि नहीं, हम किन योजनाओं पर गंभीरता से चर्चा कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं लॉन्च कर रहे हैं, कौन सी योजनाएं जनहित में हैं, उन योजनाओं का जनता को क्या फायदा मिलने वाला है, और उन किन विषयों को लेकर हम विशेष रूप से गंभीर है। सवाल तो यहाँ ये उठना चाहिए, बजाय इसके गच्चा को दे रहा है, ये बातें उठ रही हैं। ये थोड़ी देर के लिए अच्छी रहती है हास परिहास के लिए, लेकिन सच ये है कि जनता जो विधानसभा है उसमें गंभीर सवाल उठाने चाहिए। ठीक है प्रतिभान जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, एक ब्रेकिंग हमें मिल रही है। अखिलेश यादव का बहुत बड़ा बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि ईडी सीबीआई का नाम लिए बगैर, उन्होंने कहा कि सत्ता मिली तो एजेंसियां बंद करेंगे, यह अखिलेश यादव ने कहा। इस वक्त की बड़ी खबर, ईडी सीबीआई का नाम लिए बगैर बोले हैं अखिलेश। सुनवाते हैं आपको कि कई ऐसी संस्थाएं हैं दिल्ली के पास जो पॉलिटिकल लोगों को समय समय पर परेशान करती हैं। वो संस्थाएं उन्हें न्याय नहीं देने देती हैं। कई ऐसी संस्थाएं हैं जो जानबूझ करके पॉलिटिकल लोगों को बदनाम करने के लिए, उनको अपमानित करने के लिए, झूठे मुकदमे लगाने के लिए हैं। अगर जब कभी भी संस्था हम लोग सत्ता में आएंगे, ऐसी संस्थाओं को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देंगे। राजेश चौधरी जी, अखिलेश यादव कह रहे हैं, और ये सत्ता दुरुपयोग कर रही है एजेंसियों का, ये मुद्दा तो चुनाव से पहले भी उठा था। वो कह रहे हैं कि सत्ता में आएंगे तो ऐसी एजेंसियों को बंद कर देंगे। देखिए, अभी तो जितनी जांच एजेंसियां हैं वो पूरी पारदर्शिता से काम कर रही हैं, और भ्रष्टाचारियों के गले को पकड़ने का काम यही जांच एजेंसियां कर रही हैं। और लगातार आप देख रही हैं हजारों, उन्होंने आरोप लगाया है कि पॉलिटिकल लोगों को परेशान किया जा रहा है इनके माध्यम से। उसी विषय पर आ रहा हूं मैं आस्था जी। तो अभी तो ये ठीक हो रहा है, पर उन्होंने इस दर्द को झेला है। ईडी और सीबीआई ने जबरदस्ती समर्थन ले लिया था मुलायम सिंह यादव जी से 2004 से लेकर के 2014 तक, पूरा फंसा के रखा जाल में, और मजबूरी में बिना मांगे का समर्थन देने जाते थे दिल्ली दौड़े दौड़े ये लोग, क्योंकि इन लोगों ने भ्रष्टाचार किया था, इन लोगों ने बेईमानी की थी, इन लोगों ने जनता की कमाई को खाया था, इसलिए ये मजबूरी में ब्लैकमेल हुए थे कांग्रेस के हाथों। इनका वो दर्द है। दूसरी बात आस्था जी, लगातार ये लोग 2014 से लेकर के आज राजेश जी एक एक करके जवाब लेते हैं। हाँ अशोक जी, ये तो ये बहुत बड़ा तंज कसा है इन्होंने। देखिए आस्था जी, लगातार ये लोग 2014 से लेके आज तक जिस तरह से पहले कानून बनाते हैं, फिर कानून बना के लूटने काम करते हैं। अभी तक की जो सरकारों में जो काम भ्रष्टाचार हुआ करता था आस्था जी, अब उस भ्रष्टाचार को पहले लेजिटिमेट करती है भारतीय जनता पार्टी, लेजिटिमेशन के बाद तब लूटते हैं। आप देखिए, आपको याद होगा कोरोना काल में पीएम केयर फंड बना के लूटा गया कि नहीं लूटा गया। ये लोग आपदा में अवसर तलाशते हैं,
ये लोग जब देश कराह रहा था कोरोना के मार से, उस समय भी भारतीय जनता पार्टी के लोग लूट मचा रहे थे। आपने देखा होगा पीएम केयर फंड के पैसे से गुजरात की किसी कंपनी से वेंटिलेटर खरीदा गया और सारे वेंटिलेटर फर्जी। तो ये लोग ऐसे हैं, इनको मानवीय संवेदना से कोई लेना देना नहीं। आस्था जी, पीएम केयर फंड की बात छोड़ दीजिए, उसके अलावा अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने जो इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर के कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड एक गिव एंड टेक का मामला, मनी लॉन्ड्रिंग को बढ़ावा देने वाला मामला, इसमें वसूली गैंग कौन थी? यही ईडी, यही सीबीआई, यही इनकम टैक्स। ये लोग आपने देखा होगा सिलसिलेवार तरीके से जिन जिन लोगों ने चंदा नहीं दिया था उनके ऊपर रेड डाली गई, ये रिकॉर्ड में है। और उसके बाद जब चंदा मिल गया तो रेड डालना बंद हो गया। तो इस तरह से वसूली गैंग चला रहे लोग। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स इस देश की संवैधानिक संस्थाएं हैं, लेकिन मोदी सरकार ने उसको अपना वसूली गैंग बना दिया। कांग्रेस ने किया है। ईडी का निर्माण किसने किया है? कांग्रेस ने किया है। हमारे सत्ता में आने के बाद 2014 के बाद सीबीआई का जन्म नहीं हुआ, ईडी का जन्म नहीं हुआ। अरे भाई, आप पहले से ही ब्लैकमेल हो रहे थे। आज जिनकी गोदी में आप बैठे हुए हो, जिनको कंधे पे आपने बिठा रखा है कांग्रेसियों को, मुलायम सिंह यादव जी का पूरा जीवन उनसे संघर्ष करते करते निकल गया, उन्होंने ही ब्लैकमेल किया है आपको, हमने नहीं किया। एक कोई मुकदमा हमने समाजवादी पार्टी, आपने तो पूरे देश को ब्लैकमेल किया है। आपने देश के नौजवानों को ब्लैकमेल किया है। अरे भ्रष्टाचार करने वालों, आपने इस देश के किसानों को ब्लैकमेल किया है। अपराध करने वालों, आपने इस देश के छात्रों को ब्लैकमेल किया है। आपने यहाँ तक कि भगवान राम और माँ गंगा तक को नहीं छोड़ा है। आपको शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। इस देश की जो सांस्कृतिक, जो धार्मिक स्थल थे, उन धार्मिक स्थलों पर भी आप लोगों ने लूट मचा रखी थी। हमारे सांसद अवधेश प्रसाद ने संसद में उठाया कि जो लोग औने पौने दाम पे अयोध्या में जमीनों का घोटाला किए हैं, औने पौने दाम में खरीद के राम मंदिर ट्रस्ट को जमीन बेचने का काम किए हैं, उनके ऊपर एक सेकंड, आपसी बात विवाद नहीं, आपसी बात ठीक है। मैं आप दोनों की बात आ गई, मैं आप दोनों को एक सेकंड के लिए रोकूंगी। एक और अहम मुद्दा, अब लव जिहाद या धर्मांतरण के खिलाफ उत्तर प्रदेश में एक बड़ा कानून बनने जा रहा है और उसके लिए आज सदन से पारित भी करवा दिया गया है कि जो लव जिहाद करेगा उसको उम्र कैद की सजा होगी। सचिन रावत जी और उसके बाद अशोक जी। देखिए आस्था जी, क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास जब मुद्दों से ध्यान भटकाना होता है, जब हम लोग इनसे पेपर लीक के मामले पे सवाल करते हैं, हम लोग इनसे रोजगार के मामले पे सवाल करते हैं, लेकिन इसकी बात तो सचिन जी बहुत पहले से हो रही है ना, पेपर लीक की बात, ये मुद्दे तो अभी हारते हैं। मैं उस पे आ रहा हूं। लव जिहाद या धर्मांतरण के खिलाफ उन लोगों का जो विजन है वो बिल्कुल क्लियर है। हाँ, और उसमें अब लेजिस्लेटिव रूप से वो आगे बढ़ रहे हैं। देखिए धर्मांतर कानून में जो संशोधन की बात योगी सरकार ने की है, उसमें स्पष्ट है कि जो व्यक्ति के मौलिक अधिकार हैं उसका हनन होगा और पुलिस की जो प्रथा है, जो कार्यप्रणाली है, उसको इससे ताकत मिलेगी। फिर जो व्यक्ति इस मामले में इन्वॉल्व होगा उसका तो कोई पक्ष ही नहीं आ पाएगा। ये तो एक तुगलकी फरमान की तरह है ना। अच्छा ये बताइए, स्पष्ट आस्था जी ये करिए कि लव जिहाद का मामला, देखिए सुनिए आस्था जी, मैं बोलूं, मैं जवाब दूं जी। धर्मांतरण का जो काम हो रहा है पूरे देश के अंदर और उत्तर प्रदेश के अंदर बड़े पैमाने पर हो रहा है और उसमें विदेशी पैसा लगता है। ये छोटा मोटा काम नहीं है। हाथ में कलावा बांधेंगे तो भैया पिछले 10 सालों से किसकी सरकार है? सरकार किसकी है? भाई बीच में क्यों बोल रहे हो? सुनिए ना, सुनो भैया, सरकार किसकी है 10 साल से? आपकी सरकारें हैं भैया। आप लोग, जब मैं बोल रहा था तो आपने क्यों इंटरप्ट किया? मैं तो पूरी बात बताने जा रहा था। और ऐसे अपराधियों को जो तो वही कानून में आपने पुलिस को ताकत क्यों दे दी? जो नागरिक है उसका तो आपने हनन कर लिया। फिर उनके साथ शादी करते हैं, फिर उनका धर्मांतरण करते हैं और धर्मांतरण करने के बाद ऐसी बहुत सारी घटनाएं हुई है। दुनिया के कई देशों में जाकर के बेचने का काम लड़कियों को होता है। ठीक है, आज ऐसा कोई अपराधी ऐसा अपराध करेगा तो आपके उसको गले का पकड़ने का काम कानून करेगा। ये कानून बहुत आवश्यक था। अशोक यादव जी, धर्मांतरण के लिए विदेशी फंडिंग, इसके अलावा दोबारा जिस तरीके से विदेशी फंडिंग का इस्तेमाल हो, किसी को डरा धमका कर किसी बहाने से उस पर क्राइम किया जाए, धर्मांतरण के लिए विवश किया जाए, लव जिहाद किया जाए, उसे लेकर अब सजा और कड़ी होगी। देखिए आस्था जी, इनका जो धर्म और छद्म राष्ट्रवाद का जो प्रोडक्ट है ना,
अब उसकी मियाद खत्म हो गई, उसकी लाइफ साइकिल खत्म हो गई है। इन लोगों ने 2024 के चुनाव बहुत बेचने की कोशिश किया और इसके सबसे बड़े मार्केटिंग गुरु माननीय मोदी जी थे। उन्होंने बड़ा बेचने का प्रयास किया, काशी में गए, अयोध्या में गए, पूरे देश में घूम घूम के बेचा धर्म। लेकिन जनता ने कहा नहीं भैया मोदी जी हमको धर्म नहीं चाहिए, हमको धर्म का ये सब योजना मत दिखाओ। आप ये बताओ कि हमको नौकरी कब मिलेगी, आप ये बताओ कि हमारे जवानों को अग्निवीर क्यों बनाया जा रहा है, आप ये बताओ हमारे छात्रों के पेपर लीक होने कब बंद हो गए। जनता ने इनके मुंह पे तमाचा मारने काम किया। आस्था जी सारे धार्मिक जगहों पे, आस्था जी चाहे अयोध्या हो, बद्रीनाथ हो, नासिक हो, रामेश्वर हो, रामटेक हो, सारे धार्मिक जगहों से जनता ने इनको तमाचा मारने काम किया, क्योंकि जनता उब गई है इस तरह की बातें को सुन सुन के। आप ये बताइए नया कानून ला रहे थे जब नीट का जब पेपर लीक हुआ था, आस्था जी माननीय योगी जी ने कहा कि हमारी सरकार कानून आएगा। आप बताइए बेदीराम उनके घर में बैठा हुआ है, कोई FIR हुआ उसके खिलाफ? आप बताइए प्रकाश राजभर जी कैबिनेट मंत्री बने बैठे हैं। ठीक है, आप दोनों शांत हो जाइए, आप दोनों शांत हो जाइए। मेरा सवाल अशोक जी आपसे कि आज विधानसभा में मुख्यमंत्री ने एक और बात कही। सबसे पहले तो उन्होंने आंकड़ा गिनवाया कि किस तरह अब तेजी से और मजबूत पैरवी होती है और महिलाओं के प्रति जो अपराध होता था उसमें अब जल्दी फैसला आता है, वो मामले जल्दी निपटाए जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने एक आरोप सभा पर यह भी लगाया कि महिलाओं के खिलाफ जो अपराध होता है, अपराधियों में सबसे ज्यादा ऐसे लोग पाए गए जो कि समाजवादी पार्टी से ताल्लुक रखते थे। दोनों सवालों के जवाब मैं 1 मिनट के अंदर दे रहा हूं। आस्था जी पहले सवाल के जवाब जो माननीय योगी जी ने कहा महिला अपराध ज्यादा होता था, आज NCRB का डेटा आप उठा के देखिए, क्राइम अगेंस्ट वेमेन उत्तर प्रदेश नंबर 1 है। अरे इनको चुप कराइए, फालतू बीच में न बोले। क्राइम अगेंस्ट वेमेन में उत्तर प्रदेश नंबर 1 आस्था जी। और दूसरा आप ये बताइए स्वामी चिन्मयानंद समाजवादी है क्या? स्वामी चिन्मयानंद समाजवादी पार्टी के हैं? देखिए किसी किरदार का नाम लेकर इस डिबेट को इधर से उधर ले जाने की कोशिश न समाजवादी पार्टी के आप बयान पर जवाब दीजिए। समाजवादी पार्टी का है। महिलाओं के अपराध पर आप बोल रहे थे उनके प्रति, उस पर जवाब दीजिए। आस्था जी मैं यही कह रहा था कि क्या बृजभूषण शरण सिंह समाजवादी पार्टी से हैं, स्वामी चिन्मयानंद समाजवादी पार्टी से हैं, कुलदीप सेंगर समाजवादी पार्टी से हैं, ये सारे लोग उसमें भागीदारी भी हैं। ठीक है, सचिन रावत जी इस पर बात रखना चाहते हैं। 1 सेकंड राजेश जी बोले, सचिन जी 10 सेकंड, उसके बाद जवाब लेते हैं। बोले सचिन जी। लोगों से गलती हो ही जाती है, ये कहते हैं बलात्कार को बढ़ावा देने के। आस्था जी राजेश जी मेरी बात सुन लीजिए, मेरा सवाल आपसे है। राजेश जी राजेश जी आप माननीय विधायक हैं और मथुरा से ताल्लुकात रखते हैं। अभी जो आपकी योगी सरकार की नल योजना के तहत जो गांव में टंकियां बन रही थी, उसमें इतना भयानक निर्माण, आपने इतना बेकार मटेरियल लगाया कि वो टंकी भरभरा के गिर गई और उस टंकी से जो लोग वहां पे जो प्रताड़ित हुए, जो पीड़ित हुए, उसका क्या? ये जो भ्रष्टाचार आपकी सरकार में हो रहा है, आप माननीय विधायक हैं, तो मैं ये भी पूछना चाहता हूं कि आखिर ये सब क्यों हो रहा है इस सरकार में? ऐसे ही नल योजना के तहत तमाम टंकियां प्रदेश में बन रही हैं, उसमें खराब मटेरियल लग रहा है, आखिर जवाबदेही किसकी होगी? बोले राजेश, क्योंकि आपकी योजना है। ठीक है सचिन जी, आने वाले समय में किसी की जान पॉइंट का जवाब हो जाएगी तो उसका क्या? राजेश जी उसके बाद मैं अनिल जी का रुख करूंगी। बोले राजेश जी। वो टंकी जो गिरी है वो हर घर जल योजना में नहीं बनी थी और कोई नई नहीं बनी थी, वो ठीक है बहुत पुराने समय से बन के बिल्कुल ये देखिए मतलब खराब मेंटेनेंस है। नल योजना के तहत बनी थी, और नल योजना से उसका लेना देना नहीं है, लेकिन मेंटेनेंस खराब थी इसलिए गिरी। ठीक है, इसको यही छोड़ते हैं, इस विषय को अपने विषय पर आते हैं। अनिल दुबे जी, लव जिहाद को लेकर, धर्मांतरण को लेकर कानून और सख्त होगा। ठीक है राजेश जी, ओके, इस टॉपिक को यही छोड़ते हैं। बोलिए अनिल जी। देखिए आस्था जी, कोई भी चीज़ जो भी जबरिया की जाए, जिसका जो कोई कानून का दुरुपयोग हो, अगर उस पर कोई कानून बनाती हो तो विधानसभा बना रही है, उसमें विधानसभा में सारे लोग हैं और विधानसभा में सारे पार्टियों के विधायक हैं, वो वहाँ पर पास होगा कानून। अगर कोई गलत होगा तो वहाँ पे उसके खिलाफ कानून बनना भी चाहिए। लेकिन जो सवाल ये है, अभी हमारे समाजवादी पार्टी के मित्र, कांग्रेस के मित्र कह रहे थे कि जो है बीजेपी सरकार ने ये किया, एनडीए की सरकार ने ये किया। इनको ये बताना चाहिए कि जब
इनकी सरकार थी, 2011 में स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट आई थी, तो उसको इन्होंने क्यों नहीं लागू कर दिया था? किसानों की आज बात किसानों की ये करने लगते हैं, उनके सरकार के ऊपर आरोप लगाते हैं। तो जब आपको मौका मिला था तब तो आपने किया नहीं, अब आप कहते हो हमारी सरकार आएगी तो हम ये बदल देंगे। ठीक है। मान अभी सवाल आया कि हम संवैधानिक संस्थाएं जो हैं उनको बदलने का काम करेंगे। जब कोई बात आती है तो कहते हो कि आप सीबीआई से जांच करा दीजिए। आप सीबीआई से जांच कराने की भी मांग करोगे और सीबीआई को जो है बगैर नाम लिए बंद करने की भी बात करोगे, तो ये दोहरी बात कैसे जो है, दोहरी बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, बात तो एक तरह की करिए कि हम ये करेंगे, लेकिन आप कर नहीं रहे हो मुद्दों पर। आप जब आपको मौका मिला तब आपने कुछ ठीक है अनिल जी, मेरे पास लास्ट 1.5 मिनट का वक्त है। रतिभान त्रिपाठी जी, एंटी लव जिहाद कानून अब और सख्त हो गया है उत्तर प्रदेश के अंदर। ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश में कोई गलतियां हो रही, कोई कमजोरियां दिख रही हैं किसी फील्ड में जहां ये लगता है कि नहीं यहाँ कानून बनाना आवश्यक है, अगर सरकार कानून बनाती है तो अच्छी बात है, ये स्वागत योग्य है। अगर धर्मांतरण किया जा रहा, लव जिहाद के माध्यम से पाखंडी लोग धर्म बदल करके और अब दूसरों की बहू बेटियों को फंसाते हैं जाल में और उनके साथ विवाह करते हैं झूठ बोल कर, तो ऐसे लोगों को चिन्हित करने के लिए ऐसे मजबूत कानून होने चाहिए। जिन जिन क्षेत्रों में ऐसी आवश्यकताएं हैं उन सब जगह मजबूत कानून होने चाहिए, न केवल धर्मांतरण के क्षेत्र बल्कि हम उन तमाम क्षेत्रों में जहां सरकार को या जनता को महसूस होता हो यहाँ कमजोर किसी कानून की आवश्यकता है, सरकार को कानून बनाना ही चाहिए। सरकार का दायित्व है, उसकी जिम्मेदारी है। अगर ये सरकार ने कानून बनाया धर्मांतरण के लव जिहाद के विरुद्ध, इसको हालिया पॉलिटिक्स से तो नहीं जोड़ना चाहिए ना रतिभान जी, क्योंकि ये तो बीजेपी के विजन में पहले से ही रहा है। वो पहले से इस बात को कहते रहे हैं कि इसके खिलाफ कानून आएगा, सख्ती होगी। अगर किसी विपक्षी दलों को इस पर कोई आपत्ति होती तो उन्हें पहले से इस पर स्ट्रगल करना चाहिए, इस पर संघर्ष करना चाहिए था। और मुझे लगता है कि आज विधानसभा में इस बात को लेकर कोई बहुत ऐसा कुछ वो नहीं हुआ है, तो ये कानून अगर बना है तो स्वागत योग्य है। ठीक है, चलिए समय खत्म हो गया है मेरे पास। इस डिबेट को यही समाप्त करना होगा। आप सभी का शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो यूपी में एंटी लव जिहाद कानून अब और सख्त कर दिया गया है। विधानसभा में संशोधन विधेयक पास हो गया। अब लव जिहाद का दोषी पाए जाने पर ताउम्र जेल होगी। फंडिंग से धर्म परिवर्तन पर 14 साल की सजा और सजा के साथ 10 लाख का जुर्माना भी होगा। हालांकि अब इस पर सियासत भी जारी है। अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है और इसको हिंदू मुस्लिम वाली पॉलिटिक्स बताया है। महाबहस में इतना ही। खबरें जारी हैं, बने रहिए हमारे साथ।